नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिन 4 क्लासों में हम लोग हिमालय वाला रीजन और भारत के उत्तरी मैदान या गंगा के मैदान का भौतिक विभाजन और उसके निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया थी वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी उत्तरी भारत के मैदान का जो विभाजन होगा वो प्रादेशिक आधार पर होगा। किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर उत्तरी भारत के मैदान को दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ये देखते हैं। तो पहले तो आपको ये रिवाइज होना चाहिए कि भौतिक आधार पर भारत के उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया था। तो 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था आपका भाबर प्रदेश, उसके बाद में तराई प्रदेश था, तराई के बाद में बांगर प्रदेश था, बांगर के बाद में खादर प्रदेश था और खादर के बाद में आपका डेल्टाई मैदान था। तो ये तो था उसका भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन कंप्लीट होने के बाद में इसका दूसरा आता है प्रादेशिक, यानी कि प्रदेशों के आधार पर इसका क्या विभाजन किया गया है। तो इस आधार पर इसका पहला नंबर आता है पंजाब का मैदान, यानी कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र, इन 4 मैदानों में इसको प्रादेशिक आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ये हमारा है वही एक मैदान है जिसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और जब ये पूछा जाए कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान को भौतिक आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 2 सवाल हैं, भूल मत जाना। अगर भौतिक आधार पर पूछे तो 5 और प्रादेशिक आधार पर पूछे तो 4। ठीक है, अब इनके क्रम भी याद रखने हैं आपको। जैसे कि भौतिक आधार पर उत्तर से दक्षिण जो क्रम था, सबसे पहले क्या था आपका? भाबर था। भाबर के बाद में आपका तराई प्रदेश था। तराई के बाद में आपका बांगर था। बांगर के बाद में खादर प्रदेश और खादर के बाद में सबसे अंत में था डेल्टाई प्रदेश या डेल्टाई मैदान। ठीक है, तो ये 5 प्रकार भौतिक आधार पर थे और ये 4 प्रकार किस आधार पर हैं? आपके प्रादेशिक आधार पर, जिनमें पहला पंजाब का मैदान है, दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा राजस्थान का मैदान है और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो एक एक करके चलिए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं कि पंजाब के मैदान कहाँ पर स्थित है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, किन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चलिए, तो पहला है आपका पंजाब का मैदान। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पंजाब का मैदान, तो सबसे पहली बात आती है कि पंजाब का मैदान जो है इसका निर्माण किससे हुआ है। तो भारत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? आपकी सिंधु नदी बहती है और सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनकी मैं एक बार यहाँ लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। तो देखिए, उनमें सबसे पहले आती है आपकी सतलज नदी। ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये जितनी भी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु की। तो सिंधु के साथ में या सिंधु के अपवाह क्षेत्र में इन नदियों के द्वारा किया गया कि हिमालय का अपर्दन हुआ। हिमालय के अपर्दन से जो अवसाद निक्षेपित हुए, उन अवसादों के जमाव के कारण क्या हुआ? पंजाब का मैदान बना। अब पंजाब के मैदान का जो विस्तार है दोस्तों, वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। कहाँ कहाँ पर? भारत में और पाकिस्तान दोनों देशों में है। तो पाकिस्तान में इसका विस्तार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी जो है वो भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में सर्वाधिक लंबे क्षेत्र में या विस्तृत क्षेत्र में बहती है, जिसके कारण उसके द्वारा पाकिस्तान में इस मैदान का निर्माण अधिक हुआ है। देखिए, पहले जो पाकिस्तान था वो भी भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब जाकर के पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है। वैसे पूरा ये क्या था? पूरा एक प्रांत था अपना। ठीक है, तो ये यहां तक, जब यहां से सिंधु नदी निकलती थी, मैं एक बार इस मैप को बड़ा करके बताता हूं आपको। देखिए,
ये है आपका भारत। अब इस भारत में यहाँ से मानसरोवर झील है यहाँ पर, ठीक है, तिब्बत में। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है इस प्रकार, और ये सिंधु नदी ऐसे आकर के यहाँ पर आपका कराची पड़ता है। कराची के पास में ये कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। डेल्टा इसलिए बनाती है सिंधु नदी क्योंकि जो कराची का क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र नहीं है, इस वजह से उस मैदानी क्षेत्र को काट करके चलती है। तो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। दो सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब देखो इस सिंधु की सहायक नदी इधर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए एक नदी आती है इसमें सतलज, और सतलज की एक सहायक नदी है ब्यास, ठीक है। ब्यास के बाद में इसी सतलज में एक नदी आकर के मिलती है रावी, रावी की सहायक नदी चेनाब, और चेनाब की सहायक नदी झेलम। तो इस प्रकार से सिंधु का ये अपवाह है। तो सिंधु ने क्या किया, यहाँ पर हिमालय पर्वत को काट करके, या इसकी सिंधु और इसकी सहायक नदियों ने हिमालय पर्वत को काट करके जो अवसाद यहाँ पर निक्षेपित किए, उन अवसादों के द्वारा इस पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। तो आपको एक अवस्थिति पता चल गई। तो देखिए केवल जो पंजाब का मैदान है वो सिर्फ भारत में नहीं बना है, क्योंकि पंजाब के नाम से एक क्षेत्र पाकिस्तान में भी आता है। तो पंजाब का मैदान यहां से लेकर के और कहां तक है, बिल्कुल पाकिस्तान के इसके आसपास के रीजन में, ये पूरा क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान में। तो अब आप खुद बता सकते हो कि इसका विस्तार सबसे ज्यादा भारत में होगा कि पाकिस्तान में होगा। देखिए अब इसमें मैप में आपको शो हो रहा है पूरा, तो इंडिया में इसका विस्तार है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, सर्वाधिक विस्तार पंजाब के मैदान का है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक, विस्तार हो गया और निर्माण हो गया। तो ये पूछा जाए कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदी। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान में ये अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखिए, इसकी विशेषता क्या है कि पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि को बेडलैंड कहते हैं। बेडलैंड का मतलब होता है अनुर्वर भूमि, अनुर्वर का मतलब जिसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अनुर्वर भूमि, ठीक है। तो देखिए पंजाब की पुरानी जलोढ़, तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है वो किस प्रकार के मैदान में मिलती है, आपको पहले ही पता है। जो बांगर प्रदेश था, तो बांगर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित संरचना पाई जाती है, तभी उसको बांगर कह रहे हैं। तो पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, बेडलैंड, अनुर्वर भूमि है। पहली विशेषता तो इसकी ये हो जाएगी। दूसरी कि इस मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दित भूमि को, यानी कि इस मैदान में बहुत सारी नदियां बहती हैं जिन्होंने क्या किया, इस मैदान का अपर्दन किया है, और उस अपर्दन के द्वारा जो भूमि यहां पर बनी है उसको क्या कहा जाता है, चास कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया कि चास क्या है। तो चास क्या है, तो क्या बताओगे कि पंजाब के मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दित भूमि को क्या कहा जाता है, चास कहा जाता है। तीसरी विशेषता, इस मैदान के अंतर्गत बारी एवं बिष्ट दोआब आते हैं। तो अभी के लिए इसको इतना सा याद रखिए कि पंजाब के मैदान में 2 दोआब आते हैं। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाब के मैदान में कौन कौन से दोआब आ रहे हैं, एक तो बारी दोआब और एक बिष्ट दोआब। लेकिन यहाँ हम केवल 2 दोआबों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो सिंधु नदी जितने दोआबों का निर्माण कर रही है, या सिंधु और उसकी सहायक नदियां मिलकर के जितने दोआब बनाती हैं उत्तरी भारत में, उन सभी दोआबों के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक पंजाब का मैदान आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए ये दोआब हैं। तो पहली चीज है दोआब की परिभाषा। दोआब कहते किसे हैं, दोआब का मतलब हो गया 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। अभी मैं इसको मैप पे बना के समझाऊंगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि दोआब, सिंधु नदी कितने दोआबों का निर्माण करती है अपनी सहायक नदियों के साथ में। तो दोस्तों पहला दोआब तो है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब का जो निर्माण हुआ है वो व्यास एवं सतलज नदी के मध्य में हुआ है। बिष्ट दोआब का, बिष्ट का मतलब बी से व्यास, स से क्या हो जाएगा आपका सतलज। तो बिष्ट दोआब का निर्माण व्यास और सतलज के मध्य में। दूसरा आता है आपका बारी, बा से व्यास, रा से रावी, तो व्यास और रावी के मध्य में। तीसरा है आपका रचना दोआब। रचना दोआब जो हुआ है वो एक तो रावी के बीच में, और चना से आप चेनाब बोल सकते हैं इसको। तो रचना का मतलब रावी और चेनाब, ये 2 नदियां क्या बनाती हैं, रचना दोआब। एक है आपका चज दोआब। च का मतलब चेनाब और ज का मतलब झेलम। तो चज दोआब कौन कौन सी नदी बनाती हैं, चेनाब व झेलम।
एक सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब जो है वो सिंधु, चेनाब और झेलम इन 3 नदियों के बीच में आता है, जिसे हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। तो एक बार मैं इसको मैप पे बता देता हूं कि किस प्रकार से ये बनता है। देखिए ये इंडिया का मैप है, पहले हम वैसे बनाते हैं फिर मैप पे समझेंगे। देखो ये है आपकी सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों, दिख रही होगी आपको अच्छे से। मैं बड़ा मैप बना देता हूं यहां पर। ये आपकी सतलज नदी है, ये ब्यास नदी है, ये रावी है, ये चेनाब है और ये झेलम है, ठीक है। तो यहां नाम मैं मेंशन कर देता हूं यहीं पे। ये सतलज, ये ब्यास, ये रावी, ये चेनाब, ये झेलम और ये सिंधु, ठीक है। इनमें मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, जो कहां से निकल रही है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आपका बिष्ट दोआब। तो ये क्या है? ब्यास नदी, और ये क्या है? सतलज नदी। तो सतलज और ब्यास के मध्य में जो स्थान है ये कौन सा दोआब बन जाएगा दोस्तों? आपका बिष्ट दोआब बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिष्ट दोआब। ठीक है। अब देखो रावी और सतलज, अब इनके बीच में भी ये स्थान खाली है, तो यहां पर जो दोआब बनेगा, इस दोआब का नाम क्या था? अभी आपको बताया था, बारी दोआब था। क्या था? बारी दोआब। ठीक है, तो ये कौन सा दोआब हो गया आपका? बारी दोआब। इसके बाद में है चेनाब और रावी। अब चेनाब और रावी के बीच में कौन सा था? रचना दोआब। याद आ रहा होगा आपको। देखिए ये पोर्शन जो है वो कौन सा दोआब है आपका? रचना दोआब है। ठीक है। इसके बाद में झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा दोआब है आपका? चज दोआब। और उसके बाद में कौन कौन सी नदी बची? एक तो आपकी बची सिंधु। सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके बीच में जो दोआब का निर्माण होता है, इस दोआब को कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु सागर दोआब। तो ये 5 दोआब हैं जिनका निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के करती हैं। तो सबसे पहला, इनको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक बार इस तरीके से आप मैप बनाइए। उस मैप में सबसे पहले आप सतलज नदी को मेंशन कीजिए, सतलज के ऊपर इसकी सहायक ब्यास नदी, ब्यास के ऊपर रावी, रावी चेनाब झेलम। ठीक है। अब ब्यास और सतलज के मध्य में जो भी खाली स्थान है इसको भर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका? बिष्ट दोआब। रावी और सतलज के मध्य में बारी दोआब, चेनाब और रावी के मध्य में रचना दोआब, और झेलम और चेनाब के बीच में चज दोआब, और सिंधु, चेनाब और झेलम, इन 3 नदियों के मध्य में जो दोआब बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा? सिंधु सागर दोआब बनेगा। तो ये था पंजाब का मैदान। अब पंजाब का मैदान को आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। वो कैसे? इसका निर्माण सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, इसका विस्तार कहां पर हुआ? इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान में अधिक भूमि पर विस्तृत है। ठीक है। यहां पर पुरानी जलोढ़ से निर्मित मिट्टी को क्या कहा जाता है? चास कहा जाता है। तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। और पंजाब के मैदान के अंतर्गत सिर्फ बारी और बिष्ट, ये 2 दोआब आते हैं। इनको आप याद रखना। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा दोआब पंजाब के मैदान से संबंधित है। क्लियर है? तो ये पंजाब का मैदान हो गया आपका। अब आते हैं दूसरे नंबर पर गंगा के मैदान पर।
तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान को जो निर्माण हुआ होगा वो किन नदियों से हुआ होगा? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय का अपरदन हुआ और उन्होंने वहां पर अवसाद निक्षेपित किए, जिससे गंगा के मैदान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखिए मैप पर देखते हैं, ये अपना उत्तराखंड है दोस्तों, मैं यहीं से शो करता हूं, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या है? गंगा का मैदान है, यहां तक ये आपका गंगा का मैदान है। तो यहां पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, और इसी गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और जो कहां पर? उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें मिलके एक डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर से यमुना नदी इसमें आकर के मिलती है, और इधर से रामगंगा और छोटी मोटी बहुत सारी नदियाँ, कोसी, गंडक, महानंदा, गोमती, घाघरा, ये सारी नदी आकर के मिलेंगी। इधर से इसमें सोन नदी मिलती है पटना के पास में, और यमुना में एक सहायक नदी मिलती है चंबल, और चंबल में राजस्थान से एक नदी आती है, उसका नाम है आपका बनास नदी। तो ये इस प्रकार से इसका अपवाह तंत्र है। तो इस गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर जिस अपवाह का निर्माण किया गया है, तो वो सारी नदियां मिलकर के यहाँ क्या करती हैं? गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। तो मैप पर हमने इसकी अवस्थिति देख ली, तो अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए गंगा का मैदान, अब गंगा के मैदान को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उन 3 भागों में पहला है आपका ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में जो मैदान है वो ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, इसका मतलब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मैदान है वो मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। तीसरा है निम्न गंगा का मैदान, जो पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो निम्न गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ये देखना है कि ऊपरी गंगा के मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है रोहेलखंड का मैदान और एक है अवध का मैदान, याद रखना। दूसरा मध्य गंगा का जो मैदान है इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार के मैदान में वर्गीकृत किया गया है। फिर बिहार के मैदान को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। ठीक है दोस्तों, और निम्न गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का मैदान कहा जाता है। तो इस तरीके से गंगा के मैदान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो हमें सिर्फ यही 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो फिर और भी आगे जा करके इनके डिवाइडेशन हो जाएंगे। देखो ये है आपका गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। तो हमने यहाँ शॉर्ट में ही लिखा है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। तो अभी मैंने बताया कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। दूसरा है आपका बिहार, तो बिहार में जो आता है बिहार का मैदान आ गया। तीसरा पश्चिम बंगाल, तो निम्न गंगा का मैदान इसके अंतर्गत आता है। तो इसका विस्तार जो होगा वो 3 राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहां तक की हमारी बात क्लियर हुई, एक तो निर्माण, दूसरा विस्तार। अब अगली बात आती है कि गंगा के मैदान की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गंगा के मैदान की उत्पत्ति, आपको इतना लिखने को दे दिया गया मेंस में और आपको लिख दिया 50 शब्दों, 50 शब्दों में आपको गंगा के मैदान की उत्पत्ति बतानी है। तो एक वर्ड में तो मैं कह सकता हूं कि गंगा के मैदान की जो उत्पत्ति है वो एक 4 डीप से हुई है, जिसे हम अग्रगर्त कहते हैं। अब आप पूछोगे कि अग्रगर्त क्या है, ये नई बला कौन सी आ गई। ठीक है, तो देखिए अग्रगर्त क्या होता है, 4 डीप क्या होता है। अगर आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अगर पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है, तो ये मालूम ही होगा कि जब पूरी पृथ्वी जब बनी थी अपनी, उस समय उस पर केवल एक स्थलखंड था जिसे पेंजिया कहते थे, और वो चारों तरफ से पैंथालसा महासागर के पानी से घिरा हुआ था।
कालांतर में क्या हुआ कि पृथ्वी तो घूर्णन करती रही, समय गुजरता गया तो उस पेंजिया का विभाजन हुआ, और उस पेंजिया का विभाजन हुआ तो वो दो स्थल खंडों में टूट गया, एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। बाद में जो गोंडवाना लैंड था उससे हमारा क्या बना, ये प्रायद्वीपीय भारत बना, और अंगारा लैंड से हमारा उत्तरी भारत वाला रीजन बना। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में मिल रही थी, टकरा रही थी, तो इनके बीच में ये क्या था, एक अग्रगर्त था, ये फोर डीप था। और बाद में जब यहाँ से जो नदियां बह रही थी, उन नदियों ने यहाँ पर अवसाद एकत्रित किए, और उन अवसादों के एकत्रण से क्या हुआ, ये अग्रगर्त या ये फोर डीप, ये गड्ढा भर गया, जिस गड्ढे के भरने से क्या हो गया, गंगा के मैदान का निर्माण हो गया। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को? ठीक है, तो अग्रगर्त क्या है कि जब उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट जब आपस में टकरा रही थी, इन प्लेटों का नाम है, इसको तो कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसको कहा जाता है उत्तरी भारतीय प्लेट को यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो इनके बीच में टेथिस सागर था, और उस टेथिस सागर में एक जगह तो बलन पड़े तो हिमालय पर्वत बनता चला गया उत्तर पूर्व में, और यहाँ पर इस अग्रगर्त में अवसाद और जमा होते चले गए, जिससे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। और इसके पश्चिम में जो उत्तर पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है, थार का रेगिस्तान, तो उत्तर पश्चिम में जब बलन नहीं पड़े, वहां तो कुछ नहीं बना, तो वो क्या हो गया, एक सूखा रेगिस्तान बन गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को भी ध्यान रखना कि जिस तरफ प्लेटों का क्या हुआ, प्रवाह हुआ, उसी तरफ अधिक बल लगा, जिस बल लगने के कारण उधर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो गई, और जस्ट उसके विपरीत दिशा में क्या हुआ, वहां मरुस्थल बनते चले गए। चाहे आप अफ्रीका का उदाहरण उठा के देख लीजिए कि उसके उत्तर में जब वो गति कर रही थी अफ्रीकन प्लेट, तो उसको उत्तर में क्या बन गया, अधिक बल लगने से एटलस पर्वत बन गया, जबकि जस्ट उसके दूसरी साइड में सारा मरुस्थल का निर्माण हो गया। ऐसी ही स्थिति भारत में है कि इसके पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल, और उत्तर पूर्व में क्या है, हिमालय है, और बीच में जो अग्रगर्त था वहां गंगा का मैदान बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूं इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी अब देखिए, देख लेते हैं अग्रगर्त क्या है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त फोर डीप, जिसे हम गड्ढा भी बोल सकते हैं, निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से भर गया, जिससे अंततः इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, वही बात है जो हमने समझी। अब इसकी एक विशेषता है, अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य गंगा का जो मैदान है, तो मध्य गंगा के मैदान में जो अपनी गंगा नदी है वो सीधी नहीं बहती है, वो एक विसर्प के रूप में वहां पर बहती है। विसर्प कैसे कि ऐसे ये बह रही है, यहाँ से इस तरीके से ये बह रही है ऐसे, तो इस तरीके से जब विसर्प के रूप में बहती है तो इसके कोनों पर क्या बन जाती है, कुछ एक आकृति बन जाती है जहां जल हमेशा जमा रहता है, उसे कहा जाता है ऑक्सबॉल लेक। ऑक्सबॉल लेक का मतलब होता है गोखुर झील। तो गोखुर झील का निर्माण उन्हीं नदियों के आसपास होगा जो विसर्प के रूप में बह रही होंगी, जो उनका पानी पीछे रह जाता है, जो झील का निर्माण कर देता है या झील का रूप ले लेता है। तो ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है, ऑक्सबॉल लेक कहा जाता है या गोखुर लेक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बात? अब देखिए गोखुर लेक, अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा के मैदान में किस स्थान पर या कहां पर ऑक्सबॉल लेक या गोखुर झील निर्मित होती है, तो मध्य गंगा के मैदान में। अगर मध्य गंगा का मैदान ऑप्शन में नहीं आए और स्थान दे दे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तब आप क्या कहोगे, बिहार वाले रीजन में ये ज्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में, जहां पर गोखुर झीलें निर्मित हो जाती हैं। तो ये था आपका गंगा का मैदान। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके बहुत अच्छे तरीके से। अब अगला आता है आपका राजस्थान का मैदान। दोस्तों राजस्थान के मैदान का जो बात है वो आपको पता चल गई होगी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जहां राजस्थान है वहां पर इस मैदान का निर्माण हुआ होगा। तो देखिए राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान का मैदान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां इसकी जो पूर्वी सीमा बनाती है, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो राजस्थान के मैदान का जो विस्तार है पूर्व में कहां तक है,
ये देखिए ये पूरब है तो ये अरावली पर्वत है, तो पूर्व में इसका विस्तार अरावली पर्वत तक, दक्षिण में गुजरात तक, उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान तक, उत्तर में पंजाब का मैदान और उत्तर पूर्व में हरियाणा का मैदान इसको अलग करता है। यानी कि ये इसकी पूरी आकृति है या कह सकते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति है इस मैदान की, जिसके उत्तर में तो क्या है पंजाब का मैदान, उत्तर पूर्व में हरियाणा का मैदान और उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा है और दक्षिण में गुजरात का मैदान है और इसके पूर्व में अरावली पर्वत है। यानी कि अरावली पर्वत ने इस मैदान के निर्माण को आगे पूर्व की ओर बढ़ने से रोका है, तो अरावली पर्वत इस मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज बता देता हूं, जो राजस्थान का मैदान है दोस्तों, इस राजस्थान के मैदान को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। दो भागों में वर्गीकृत कैसे कि यहां पर एक संवर्षा रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। क्या बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। तो ये 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है, ये राजस्थान के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये तो हो गया थार मरुस्थल, और एक हो गया बांगर प्रदेश। ये कौन सा है? बांगर प्रदेश। क्लियर है आपका? तो देखिए अब पूछा जाएगा कि राजस्थान के मैदान को दो भागों में कौन सी संवर्षा रेखा विभाजित करती है, तो वो है आपकी 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। अब एक संवर्षा रेखा भारत पाक बॉर्डर से निकलती है, देखिए यहां से ऐसे काटती है, तो ये जो संवर्षा रेखा है ये 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है जो भारत पाक सीमा का निर्धारण करती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत पाक सीमा का निर्धारण करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। अब 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा क्या करती है? पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करती है, अर्थात ये अरावली के सहारे सहारे जो संवर्षा रेखा है ये है आपकी 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। तो देखो अब इन मैदानों का एक बार देख लेते हैं। बांगर प्रदेश और थार मरुस्थल। तो बांगर प्रदेश जो है वो अरावली के बिल्कुल पूर्व पश्चिम में स्थित है और थार मरुस्थल उससे भी पश्चिम में। इसका मतलब इनको डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है। और इस मैदान की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी लूनी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है वो मध्य अरावली से निकलती है। मध्य अरावली अजमेर में एक पहाड़ है नाग पहाड़, तो इस नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, कौन सी? लूनी नदी। तो ये राजस्थान बांगर से होते हुए थार मरुस्थल में प्रवेश करती है और बाद में ये कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो लूनी नदी का संबंध किस मैदान से है? तो आप क्या कहोगे? राजस्थान के मैदान से लूनी नदी का संबंध है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना कि लूनी नदी जो है ये जब अरावली श्रृंखला से निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से, तब तक तो ये मीठी रहती है और जैसे ही ये बालोतरा तक आती है तो बालोतरा में आकर के इसमें नमक के कण मिल जाते हैं और यहाँ पर इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? बालोतरा तक। बालोतरा के बाद में खारा और अंत में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो कच्छ के रण में अगर समाप्त हो गई तो ये किस प्रकार की नदी है? एक अंतःस्थलीय नदी है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? यहाँ पर कैसे है अंतःस्थलीय नदी? अंतःस्थलीय इसीलिए है दोस्तों कि जो नदी ना तो किसी सागर में गिरती है ना ही किसी खाड़ी में गिरती है और अपने ही उसी अंतःस्थल में यानी कि उसी क्षेत्र में आकर के समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार की नदियां अंतःस्थलीय नदियों का उदाहरण होती हैं। ठीक है, तो राजस्थान के मैदान की बात समझ में आ गई। अब जो बांगर प्रदेश है, अब यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा हो रही है, यानी कि यहाँ जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है और थार के मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अरावली पर्वत क्या कर रहा है? अरावली पर्वत थार मरुस्थल को या राजस्थान के पश्चिमी मैदान को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है। क्या याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला केंद्रीय उच्च भूमि को राजस्थान के मैदान से अलग करती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो अरावली श्रृंखला है इसने भी यहां पर कम वर्षा को
प्रेरित किया है, या इसकी वजह से भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम बारिश होती है। वो कैसे? वो इसलिए दोस्तों कि अरावली पर्वत जो है, यानी कि जो ये अपना भारत है, तो ये इंडिया है, मैं वाइट बना देता हूँ इसको, ये अपना इंडिया है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो अरावली की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे नहीं जाने देता। इसका मतलब ये समानांतर निकल जाता है, अरब सागरीय शाखा जब समानांतर निकल जाती है तो इसके पूर्वी भाग में तो क्या होती है, बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी भाग क्या रह जाता है, बिना बारिश के रह जाता है। इसलिए यहाँ वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में है, और थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो अरावली पर्वत जो है पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक कैसे कि ये वाला जो रीजन है ये शुष्क रीजन बन गया है। कैसा रीजन बन गया है? शुष्क रीजन। और ये वाला ये आर्द्र, यानी कि इसकी अपेक्षा में ये रीजन कैसा है, आर्द्र है। तो अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक है, इसीलिए ये पश्चिम के शुष्क व अर्ध शुष्क, तो देखिए ये वाला रीजन शुष्क हो जाएगा और ये अर्ध शुष्क हो जाएगा। तो ये शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश, जलवायु प्रदेश को किससे अलग करता है? पूर्व के आर्द्र व उपाद्र जलवायु प्रदेश से अलग करता है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो लूनी नदी है वो राजस्थान के मैदान के अपवा क्षेत्र से संबंधित है। तो अरावली पर्वत यहाँ पर एक बात और निश्चित करता है, निर्धारित करता है कि ये पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक भी है। जल विभाजक कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, राजसमंद से बनास नदी इस प्रकार, और यहाँ से चंबल से एक नदी आती है, वो एमपी से एक नदी आती है चंबल, और चंबल अंत में यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिल जाती है। तो ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी के अपवा क्षेत्र का उदाहरण है। तो अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के मैदान के अपवा क्षेत्र को, अर्थात लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को गंगा नदी के अपवा क्षेत्र से अलग करता है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी राजस्थान के मैदान की संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी चट्टानों से बनी है। तो देखिए इसकी संरचना अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों जब आपने चट्टानें पढ़ी होंगी तो चट्टानों में एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी चट्टानें हैं वो आमतौर पर 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी आग्नेय चट्टान, एक होती है आपकी अवसादी चट्टान, और एक होती है आपकी कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है लावा के जमने से, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बहाई कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, और रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है इन दोनों चट्टानों में समय और काल के अनुसार जब परिवर्तन होता है, दाब ताप के अनुसार जब भी चेंजेज आते हैं तो वो फिर किस में परिवर्तित हो जाती हैं? दोनों चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनकी विशेषता क्या है कि जहाँ पर आग्नेय चट्टानें होंगी वहाँ तो दोस्तों हमेशा धात्विक खनिज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? धात्विक खनिज मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर अवसादी चट्टानें होंगी वहाँ धात्विक खनिज नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे सही, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो कोयला मिलेगा। कोयले के साथ साथ लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? अवसादी चट्टानों में। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। तो अगर राजस्थान के मैदान की जो संरचना है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए यहाँ पर खनिज तेल और जिप्सम के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। और इसका अगर उदाहरण देखना है, क्योंकि राजस्थान के मैदान में पश्चिम में बाड़मेर में क्या हुआ है, बाड़मेर और उसमें जोधपुर में रिफाइनरी लगाई गई है। वो रिफाइनरी इसलिए लगाई गई क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टान है, तो यहाँ तेल के कुएं मिले, और तेल के कुएं मिले तो क्या हुआ, यहाँ पर तेल शोधन केंद्र लगाया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बाड़मेर में रिफाइनरी का निर्माण किया गया है। क्लियर है? अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। अभी हमने समझ ली सारी विशेषताएं, अब एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए अरावली पर्वत राजस्थान के मैदान को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है। ये हमने मैप में देखा था कि ये अरावली था, इधर राजस्थान का मैदान, और ये केंद्रीय उच्च भूमि थी, तो इसने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। दूसरा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के
25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो राजस्थान बांगर और दूसरा थार मरुस्थल। तो राजस्थान बांगर में जो बारिश होती है दोस्तों वो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में, और थार मरुस्थल में जो बारिश होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम। तो ये विशेषता देख ली। अगला, लूनी यहाँ की मुख्य नदी है और यहाँ सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला, राजस्थान के मैदान में सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अब दोस्तों ये पॉइंट अपना नया मिला यहाँ पर, इसको देखते हैं। देखिए, सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये सारे लोग जानते हैं। अंतःस्थलीय क्या है? अंतःस्थलीय का मतलब ये है कि ऐसी झील जो चारों तरफ से क्या हो, पहाड़ियों से घिरी हो, वो अंतःस्थलीय झील कहलाती है। अब इसके अलावा यहाँ पर और भी झीलें हैं, डीडवाना है जो खारे पानी की झील है, कुचामन है खारे पानी की झील है, लेकिन सामर झील जो है वो राजस्थान के 3 जिलों में विस्तृत है। एक तो जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में ये फैली हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, इस मैदान में, राजस्थान के मैदान में रेतीले टीले पाए जाते हैं। उन रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है, ठीक है। और यह मैदान बालू का स्तूपों से ढका है। तो ये जो बालू का स्तूप है, रेत के टीले पाए जाते हैं इनसे, यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार, मरुस्थल तो देखे ही होंगे आपने टीवी वगैरह में, मूवियों में। तो जब हवा चलती है तो रेत क्या होती है, एक तरफ से उठ करके दूसरी तरफ इकट्ठी होती जाती है, वही रेत के टीले बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। यहाँ तो केवल इंडियन ज्योग्राफी में तो हम एक ही बरखान की बात कर रहे हैं। जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उन्हीं रेत के टीलों को हम अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं। कहीं उसको अर्धचंद्राकार टीला कहा जाता है, कहीं उसको बरखान कहा जाता है, कहीं कुछ और नाम है, ठीक है। तो उनकी जो आकृति है, तो ये हमारा राजस्थान का मैदान था। अब आता है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है। तो ब्रह्मपुत्र, ये देखिए, ये आपकी सांगपो नदी है और यहां से ये इंडिया में प्रवेश की नामचा वारवा से, और इस तरीके से बहते हुए ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी यहां पर आकर के ये गंगा नदी इसमें मिलती है, ये ऐसे करके ये गंगा नदी जाके मिल गई इसमें। देखिए, ये इसकी सहायक नदी तिस्ता है, ये मानस है, सुबनसिरी है, ये इधर से बूढ़ी दिहांग है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो निर्माण है वो हुआ है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? उत्तर पूर्वी भारत में, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन रीजन्स में हुआ है, ठीक है। ये तो मैप पर इसकी अवस्थिति देखी हमने। अब एक बार देख लेते हैं, इसकी 1-2 विशेषताएं भी हैं, उनको भी देख लें। देखो, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी सामान्य ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर है। किधर? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस तरीके से आती है, तो ये दक्षिण पश्चिम है, तो इसकी ढाल ऐसे है, तभी ये नदी इस तरीके से बह रही है। और इसकी ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी निर्मित द्वीप बन गए हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ कौन कौन से नदी निर्मित द्वीप हैं। तो ये जैसे इस तरीके से नदी आ रही है और ऐसे असम में जाकर के ऐसे कटती है, फिर ये वापस मिल जाती है, तो यहाँ पर ये द्वीप निर्मित संरचना बन गई है। और असम में इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप जो है वो असम का 35वां जिला है। किसका? असम का 35वां जिला, ठीक है। तो ये द्वीप कैसे बना? ये इसलिए बना क्योंकि इस क्षेत्र में मैदान की जो ढाल प्रवणता है वो कम है, और ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस नदी ने यहाँ पर कई नदी द्वीपों का निर्माण किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, और इसके बाद में हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।